हंसता था, नाचता था, शायद थोड़ा पागल था। उस मुल्जिम का नाम था फंदी। क्या बात है बंदी, आजकल जेल का खाना तो बहुत लग रहा है। बस ऐसा ही है। अच्छा पाड़ा साहब बीड़ी मिलेगी? पाड़ा साहब बीड़ी मिलेगी? तुमने सोच क्या रखा है? बेबाप का कारखाना है क्या? बीड़ी मिलेगी ना बोल। अरे बड़ा क्यों है, बोला तो यहाँ से निकलते ही आपका सारा उधार चुका देंगे। अच्छा, यहाँ से चुका दोगे? अरे तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। फांसी के बाद चुका देंगे। जी आपका नाम ही है ना पंडित? जी हाँ। जी आपने ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ? तो कहा है ना कि हमारे यहाँ काली पैंट और सफेद टी शर्ट में जमादार आते हैं, तो हमें लगा आप जमादार ही होंगे। अजी वो वाटर साहब ने हमें पहले ही बता दिया था कि आप हमारे वकील हैं। अजी आप वकील ही है ना? अरे हाँ हाँ, इसमें क्या शक है? जितना रोमन लॉ मैंने पढ़ा है उतना शायद किसी ने नहीं पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं रोमन लॉ? बिल्कुल जानते हैं। वो कैसे? अजी वो जब हमने पीएचडी की थी ना, तब हमने सारा का सारा पढ़ लिया था। जाइए संभालिए अपने वकील को। अजी वकील साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं? हम ठहरे सीधे साधे ट्रक ड्राइवर, हम क्या जाने ही रोमन लॉ क्या है। जी पंडित जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी बोलिए। जी आप ट्रक ड्राइवर कैसे नहीं है? अच्छा तो कैसे लगेंगे? आपको पता है हमने 10वीं की परीक्षा पास की है और तो और वो तो हमारे घर का स्थिति ठीक नहीं था, नहीं तो आज ये सब छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि जब जज साहब ने नाम पूछा तो तुमने मेरा ही नाम क्यों लिया? क्या तुम पहले से ही जानते थे कि इस पीढ़ी का सबसे होनहार और सबसे होशियार वकील मैं ही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों चुना? अजी वैसे ही चुन लिया। अरे आप ये बताइए, आप इतना जानने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? पंडित दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरी प्रतियोगिता को पहचाना हो, किसी ने मेरी योग्यता को पहचाना हो। वैसे तुम्हें जानकर खुश होगी पंडित कि मैं कदरदान और कोई नहीं, केवल तुम हो। अच्छा जी। पर मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने भगत राम नाम का ही वकील क्यों चुना? भगत राम? हाँ जी वैसे ही। अरे पंडित तुम चुप क्यों हो गए? बोलो। वकील साहब, आप ना शायद जानते नहीं होंगे, पर हमारे बाप का नाम भी भगत राम ही था। अच्छा वही जिसकी हत्या कर दी, जिसका तुमने गला घोट कर मार दिया। वैसे मैं ये सब नहीं कहना। अजी कोई बात नहीं। वैसे आपको एक बात कहे? हाँ बोलो। कि हमें लगता है कि अब ये केस हम जीत जाएंगे। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? अजी बिल्कुल। आप इतने मेहनती हैं, आप हमारे लिए दिन रात काम करेंगे और तो और क्या कहते हैं आप, रामन ना? हाँ रामन ला नहीं, रोमन लॉ। हाँ वही रामन ला भी जानते हैं। अब इसके बाद तो हम जीत ही जाएंगे ना। तो ठीक है पंडित, अगर तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है, इतना भरोसा है, तो मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। और केवल लड़ूंगा नहीं, मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील हूँ। तो पंडित, कल जो केस में होगा उसकी हम पूरी रिहर्सल आज ही करके चलेंगे। हाँ ये बढ़िया है। अच्छा वकील साहब एक बात बताइए, क्या गवाही का भी नाटक होगा? अरे हाँ वही तो करना है। अच्छा ये तो और भी बढ़िया है। तो तुम हटाई खड़े हो? हाँ जी बिल्कुल। तुम हो पहले गवाह, हजरत करीमुल्ला खान। अच्छा ठीक है, हम शुरू करें? हाँ। योर ऑनर, मैं हूँ वकील, मैं चाहता हूँ कि मैं हजरत करीमुल्ला खान को कटघरे में बुलाऊं। इजाजत है। हम ठीक कर रहे हैं ना? अरे ठीक है, जाओ कटघरे में। हाँ ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न, तुम्हारा नाम?
पंथी नहीं है, तुम्हारा नाम हसरत है, हसरत। अरे हाँ ठीक है, हसरत हसरत। दोबारा से शुरू हाँ। करते हैं। तुम्हारा नाम? हसरत। बाप का नाम? बाप का नाम करीमुल्ला खान। और उम्र? उम्र 35 होगी। पंथी, तुम पंथी को कब से जानते थे? पंथी को बचपन से। और पंथी कैसा इंसान है? पंथी बहुत अच्छा इंसान है। अरे तुम्हें ऐसे नहीं करना है। अरे तुम पंथी नहीं हो, तुम हसरत हो। अच्छा चलो ठीक है, रुको। अब से हम पंथी को भूल जाएंगे। अब से तुम जो भी बात करोगे, जो भी बोलोगे, जो भी सुनोगे, सब हसरत की तरह सुनोगे। ठीक है, आप कहते हैं तो हम पंथी को भूल जाएंगे। हाँ। अब से हम जो भी कहेंगे, जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे और जो भी सुनेंगे, सब हसरत की ट्राई करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू कीजिए। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। तुम्हारा पहला सवाल, क्या तुम पंथी के आते जाते रहते हो? हाँ। क्या तुम पंथी के आते जाते? हाँ। क्या तुम पंथी के आते जाते? अरे ऊंचा बोलिए, हमें सुनता नहीं है। क्या तुम पंथी के आते जाते रहते हो? पंडित के यहाँ? अरे हाँ, बिल्कुल जाते जाते रहते हैं। अरे पंडित तो हमारा गहरा यार। पंडित का घर तो जी अपना ही घर है। पंडित के यहाँ जाए बिना तो हमारा खाना पचता ही नहीं है। पंडित और हमारे याराना के क्या कहने। हम तो साथ में खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे, नहाते थे, धोते थे, हंसते थे, मुँहते थे, पीते थे, पिलाते थे। अभी हम तो अभी माँ कसम क्या कहने। अरे चुप हो जा भेड़े। क्या? हाँ? तुम पंथी? हाँ। अरे 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 हाँ। पंथी, हाँ। अरे चुप हो जाओ। तुम भेड़े नहीं हो। वकील साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। अच्छा चलो पंथी, मैं अगला सवाल पूछता हूँ। हाँ जी। पंथी और उसके बाप में कैसे संबंध है? जी आपको क्या लगता है? जी वैसे ही थे जैसे बाप और बेटे के होते हैं, बहुत ही अच्छे संबंध थे। अच्छा तो ठीक है, अगला सवाल। हाँ। क्या पंथी का बाप बीमार था? हाँ जी, बहुत बीमार था। उसको गले का कैंसर था ना, बहुत दर्द में था। क्या पंथी अपने बाप का ख्याल ठीक से रखता था? ठीक से हम कहेंगे बेहतरीन तरीके से रखता था। आपको पता है, उसको दिखाने के लिए बम्बई भी लेकर गया, पर कैंसर वाली बस्ती नहीं है। क्या पंथी ने कोई कर्ज लिया था? अजी कर्ज? हाँ बिल्कुल लिया था। वो खन्नी मोहल्ले के पीछे वाला करमुल्ला खान है ना, उससे लिया था। अजी क्या बताएं, उसकी ब्याज की दरें तो आसमान छूती है। हाँ। गरीब आदमी को नंगा करते हैं, नंगा। हाँ तो मुझे ये बताओ, जब तुम उस दिन शाम को गए थे तो तुमने वहां क्या क्या देखा? अजी क्या बताएं, बड़ा ही खौफनाक सीन था। हम क्या देखते हैं कि अपने बाप पर जान छिड़कने वाला पंडित अपने हाथों से उसका गला दबा रहा है। हमें तो एक बार के लिए विश्वास ही नहीं हुआ अपने आंखों पर। तो ये सब देखने के बाद तुम किसी रुके होंगे? जी रुके होंगे। अजी हम सब तुरंत पुलिस थाने गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हाँ चलो ठीक है। पंडित देखा तुमने, ये गवाह तो ठीक ठाक निकल गया। अब हम अगले गवाह पर। अच्छा वैसे एक बात बताइए, क्या हम कितने में अपना केस जीत जाएंगे? अरे नहीं पंडित, तुम्हारा केस इतना भी आसान नहीं है। अच्छा तो उसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम डॉक्टर चंद्रभूषण को बुलाएंगे। अच्छा फिर? डॉक्टर चंद्रभूषण भाई, जिन्होंने तुम्हारे पिता का पोस्टमार्टम किया था। हाँ बिल्कुल। तो बस उनको कटघरे में मिलाकर कुछ सवाल जवाब करें। अच्छा फिर क्या, ये तो थे सरकारी वकील। इसके बाद हम बुलाएंगे बचाव के वकीलों को। अच्छा तो बचाव के गवाहों में सबसे पहला नाम होगा करामतुल्लाह खान का। अजी करामतुल्लाह को आराम को हमें क्यों बचाने लगा? हाँ वैसे तो मैं बताना तो नहीं चाहेगा, पर हम उसे जब कचहरी में बुला लेंगे तो मैं ये जरूर सिद्ध कर दूंगा कि उसने कर्ज दिया था, और ये भी कि उसकी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा है। हाँ ये सही कहते हैं आप। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद बचाव के गवाह में दूसरा नाम है तुम्हारी बीवी का। जी सच्ची जी झूठ तो नहीं बोल रहे हाँ। आप। हमारी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ। सच्ची? हाँ सब ठीक है, आप बुलाइए। आपको एक बात बता दें, हमारी बीवी हम पर जान छिड़कती है और चाहे तो वो हमारे लिए जान दे भी सकती है। हाँ चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। साहब हमें तो लगता है आपको इस समाज की लाज लज्जा की कोई समझ ही नहीं है। आपको पता है, अच्छी घर की औरतें पल्लू ढके बिना घर से बाहर कदम नहीं रखती, और आप कहते हैं मैं कोर्ट आ जाऊं, मेरे दुश्मन नरे में फिर भी ले जाऊं। अच्छा ठीक है, नाटक बंद करो। गीता पर हाथ रखकर शपथ लो। वकील साहब एक बात बताए, इस तरह हमारी छोटी साली का नाम है, आप तो हमसे पाप करवाएंगे। चलो ठीक है, भगवान नाम से हाथ रख लो। अच्छा ठीक है।
इतना तो मैं तो कहती भी नहीं। चलो ठीक है, अपना नाम ही बता दो। नाम ये कैसी बातें करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं एक पराये मर्द के सामने अपना नाम बता दूं? नाजीना। अरे नाम ही तो उम्र ही बता दो। अजी कैसी बातें करते हैं, मैं नहीं बताऊंगी अपनी उम्र। कोई बताता है क्या? एक औरत उसकी उम्र पूछते है कि नाजीना। अरे वकील साहब ये बढ़िया रहा, ये दवाई तो बढ़िया रही। बोले या ना बोले, और हमें हमारे बीवी और बच्चों की बहुत याद आती है। कभी कभी तो हमारा मन करता है कि हम जहर खा लें। मैं तुम्हारा मुकदमा जरूर लड़ूंगा। नहीं मत लड़िए आप मेरा मुकदमा। हम अपने बाप को मार दिए, हम अपने बाप को मार दिए। मुझे फांसी दिला दो, मुझे फांसी दिला दो, मुझे फांसी दिला दो। क्या बात है बंदी, आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। जी कुछ नहीं। अच्छा बीड़ी पियो। आज क्या बात हो गई, इतनी मेहरबानी कैसे? कुछ नहीं बंदी, मैं तुम्हें इतने दिन से देख रहा हूँ बट तुम्हें इतना उदास नहीं देखा। अजी कुछ नहीं। अब जानते हैं, आज ना कोर्ट में हमारी बीवी नहीं आई। हमें डर लग रहा है कभी यही तो हमें गुनहगार नहीं समझने लगी है। ऐसा क्या सोचते हो? अच्छा हाँ याद आया, वकील साहब आए थे, चिट्ठी ले गए हैं। जी वो हमसे मिलने नहीं आएंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता, देखो शायद इसी पे कुछ लिखा हो। जी ठीक है। फंदी, सबसे पहले तुम्हें एक बुरी खबर बता दूं। तुम्हारी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में भर्ती है, पर घबराने की बात नहीं है। वो 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। और तुम्हारा बेटा पुत्तू, वो भी सही सलामत है। अब तुम सोच रहे हो कि ये सब तो मैं तुम्हें मिलकर भी बता सकता था, पर जो अदालत में हमारे केस का कबाड़ा हुआ, उसके बाद मुझ में तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात करने की भी हिम्मत नहीं है। आज अदालत में हमारी हर बात उल्टी पड़ रही थी। सबसे पहले तुम्हारी बीवी का अदालत में न आना, फिर हसरत मियां का तुम्हें शराबी, कबाबी और स्मगलर ठहराना। उसने तो ये तक भी कह डाला कि तुम अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हो। यहां तक तो ठीक था, पर एक एक कौड़ी का हिसाब रखने वाला करामतुल्लाह खान भी तुम्हें कर्ज देने की बात से मुकर गया। फंदी सच बताऊं, मेरे मुकाबले में कानून जानने वाले बहुत कम ही लोग होंगे, पर वहां जाकर मेरी जुबान न जाने क्यों लड़खड़ाने लगती है। मेरे पांव कांपने लगते हैं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। फंदी, ऐसी वकालत से क्या फायदा जो अपने ही मुवक्किल को अपने ही हाथों फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे। अगर तुम मर गए तो मेरा विश्वास भी मर जाएगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो कल से मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ूंगा। मुझे अपने स्वाभिमान से ज्यादा तुम्हारी जान प्यारी है। कल से बैरिस्टर गंगानाथ, जो इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं, वो तुम्हारा केस लड़ेंगे। फीस की चिंता तुम मत करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा शुभचिंतक भगत राम। बात करा मेरी बात करो। बढ़िया है। अच्छा वो मुझे चलेगा, वो हमारी बीवी मिलने आई होगी हमसे। हाँ हाँ हम ये भी बताना भूल गए तुम्हें। चलो हाँ
कार्रवाई शुरू की जाए। सरकारी और बचाव के गवाहों को अदालत सुन चुकी है। बचाव के गवाह भोला तक ने बताया कि बंदी ने अपने हाथों से अपने बाप को हत्या की। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई। तो इस बात में कोई संदेह नहीं कि बंदी गुनहगार है और उसे जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, सबसे बड़ा सवाल हत्या का नहीं, हत्या के इरादे का है। जी हाँ जज साहब, जहाँ तक इरादे की बात है तो ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बंदी का इरादा अपने बाप की हत्या करने का ही था। माय लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त अब तक अदालत में ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि बंदी वाकई में अपने बाप की मौत चाहता था। हसरत के बयान से साफ पता चलता है कि बंदी लगातार अपने मालिकों से लड़ता था और इसी के चलते वह नौकरी में कभी लंबे समय तक टिक ही नहीं पाया। अरे तो भाई, अपने मालिकों से तो हर कोई लड़ता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि हर कोई हत्यारा हो गया। लेकिन जज साहब, बंदी हसरत ने यह भी कहा कि बंदी को शराब पीने की गहरी लत है और इसी लत के चलते उसने अपनी पत्नी के गहने बेचे, घर के बर्तन बेचे और ताकि बाप की दवाइयों पर खर्चा ना हो इसलिए अपने बाप की हत्या भी कर दी। शायद मेरे काबिल दोस्त ये नहीं जानते कि बंदी पिछले 15 सालों से शराब पीता है। 15 सालों में तो ना गहने बिके ना बर्तन। इसीलिए जज साहब, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस पूरे मुकदमे को एक नए सिरे से देखा जाए और मुझे अपने कुछ गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। ये 30,000 रुपए की रसीद है जो डॉक्टर देवेंद्र नाथ ने बंदी को अपनी रिपोर्ट के साथ दी और इसी के साथ मैं अपने पहले गवाह डॉक्टर ब्रह्मदेव को अदालत में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। डॉक्टर ब्रह्मदेव हाजिर हो। हाँ तो डॉक्टर ब्रह्मदेव, आप अदालत को बताएंगे कि आप बंदी को कैसे जानते हैं? जी मैंने उनके पिताजी का इलाज किया था। कितने दिन? जी करीब 2 महीना। 2 महीने बाद वो कहाँ गए? जी मैंने फिर उन्हें मुंबई जाकर डॉक्टर देवेंद्र नाथ के पास जाने की सलाह दी। और डॉक्टर देवेंद्र नाथ फीस कितनी लेते हैं? जी आमतौर पर 30,000 रुपए। डॉक्टर देवेंद्र नाथ 30,000 रुपए फीस लेते हैं योर ऑनर। अच्छा, बंबई से आने के बाद दोबारा बंदी आपसे मिला था? जी हाँ। तब कैसी तबीयत थी उसके बाद? जी उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। उनका मरना लगभग तय था। करीबन कितने दिन में मर जाते? कहना मुश्किल है पर वे कभी भी मर सकते थे। योर ऑनर, बंदी का बाप 1 या 2 महीने में नहीं, कभी भी मर सकता था। अच्छा, क्या उनके घावों में दर्द था? जी दर्द तो इतना था कि वे अक्सर मुझे जहर देने की बात किया करते थे। और क्या आप दे देते थे? जी नहीं। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। यदि कानून आपको इस बात की इजाजत दे देता कि आप उन्हें जहर दे सकते हैं, तब क्या आप ऐसा कदम उठाते? बोलिए। जी यदि रोगी की रजामंदी हो तो मैं मृत्यु देने में कोई हर्ज नहीं समझता। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, डॉक्टर साहब के बयान से यह साफ जाहिर होता है कि बंदी का इरादा अपने बाप की हत्या का नहीं था, बल्कि वो तो अपने बाप को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। नौकरी ना होने के कारण उसने कर्जा लिया, जिसकी वजह से उसके गहने और बर्तन बिक गए। इसीलिए जहां तक बात आती है हत्या के इरादे की, तो बंदी का इरादा हत्या का बिल्कुल नहीं था। That's all, Your Honor. आज बैरिस्टर गंगानाथ ने हमारे सामने इस केस का एक नया पहलू रखा है, इसलिए कोर्ट इस विषय पे एक नए सिरे से चर्चा करना चाहता है। तब तक के लिए कोर्ट स्थगित की जाती है। जज साहब, अब मैं इस अदालत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आता हूं। चश्मदीद गवाह हसरत ने हमें बताया कि उसने एक बंदी को अपने बाप का गला दबाते हुए देखा, और उसने हमें यह भी बताया कि बंदी का बाप अपनी मौत के बचाव में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा था, बल्कि उसके बयान से तो लगता है जैसे बंदी का बाप अपनी मौत देखकर खुश था। और सरकारी वकील साहब कहते हैं कि मेरे मुवक्किल ने बंदी की हत्या की, उसके बाप की हत्या की।
अरे हत्या तो तब होती है जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध मार दिया जाए। बंदी का बाप तो मौत से इतना तड़प रहा था योर ऑनर कि वो अपने बेटे, अपनी बहू, यहाँ तक कि डॉक्टर ब्रह्मदेव से भी जहर की भीख मांगता था। क्या ऐसी मौत को हत्या कहा जाना चाहिए? इस मामले को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज सुबह एक बहुत ही अजीब घटना घटी। आज हमारे इसी अदालत में मौजूद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने कुत्ते की गोली मारकर हत्या की, और कारण सिर्फ इतना कि वो अपने कुत्ते को तड़पता हुआ नहीं देख सकते थे। अरे कुत्ता तो बोल भी नहीं पाता, फिर भी उसका दर्द देखकर उन्होंने उसे छुटकारा देने के लिए उसकी जान ली, और बंदी का बाप तो चिल्ला चिल्लाकर अपनी मौत की भीख मांग रहा था। ठीक है, कुत्ते को मारना गैर कानूनी नहीं था, मगर मैं ये पूछता हूं कि यदि एक पशु एक मनुष्य की करुणा का अधिकारी हो सकता है तो आखिर एक इंसान क्यों नहीं? कैंसर एक जानलेवा बीमारी। कैंसर के मरीज की मौत तो तभी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो चुका है। उसके बाद तो उसकी जिंदगी जैसे एक टाइम बॉम्ब बन के रह जाती है। वो टाइम बॉम्ब जो टिक 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 करके कभी भी फट सकता है। कुछ दवाएं, कुछ ऑपरेशन, कुछ कीमोथेरेपी शायद उसका दर्द थोड़ा कम कर भी दे, मगर अपने परिवार के सामने टूटने का दर्द, उन दवाओं के असर के खत्म होने के बाद का दर्द, रोज रोज रोने के बाद उन आंसुओं के पीछे छिपा दर्द, उन दर्दों के लिए तो कोई दवाई नहीं है। और यदि इन सब के बाद भी उसमें जीने की उम्मीद हो तो शायद वो यह सब सह भी जाए, मगर कैंसर का पीड़ित तो ये जानता है कि इन सब के साथ सिर्फ मौत, सिर्फ 5 साल पहले कैंसर ने मुझसे मेरे बाबूजी को भी छीन लिया। बचपन से मैं जिन्हें हीरो मानता था वो मेरे सामने बेबस और लाचार बन के खड़े थे। वो दर्द में तड़प कर अपना सिर पटक पटक कर मुझसे मौत की भीख मांगते, और मेरे हाथ तो इस कानून ने बांध रखे थे। और फिर एक रोज जब वो मेरी गोद में आकर लेटे और फूट फूट कर रोने लगे, मुझसे कहने लगे, बेटा बेटा मौत दे दे, बेटा या तो मुझे बचा ले या मौत दे दे, मौत दे दे बेटा, मौत दे दे। इसलिए उस रात जब उन्हें 4 इंजेक्शन के बाद भी नींद नहीं आई तो मैंने उन्हें जज साहब, कानून का जन्म हुआ था इंसान को समाज की बदलती हुई परिस्थितियों और नई चुनौतियों में अन्याय, अत्याचार और तकलीफ से बचाने के लिए। मेरे मुवक्किल, बंदी का मुकदमा भी ऐसी ही एक नई चुनौती है, और ये चुनौती एक नई व्याख्या की मांग करती है। इसीलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि पूरे मुकदमे का निर्णय सारे तथ्यों को ध्यान में रख कर लिया जाए। मुझे बस इतना ही है। जज साहब, अभी आपने बचाव पक्ष के विद्वान वकील साहब की कई दलीलें सुनी, पर मैं अदालत का अधिक समय नहीं लूंगा। मैंने गवाहों और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर यह पहले ही सिद्ध कर दिया है कि बंदी ने अपने बाप की हत्या की है। जज साहब, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हम बार बार वही क्यों दोहरा रहे हैं। मुझे तो कानून भी यही देखता है कि खून करने वाले ने किसी इंसान को मौत के इरादे से नहीं मारा, और इस कसौटी पर बंदी ने जो भी कुछ किया वह केवल हत्या ही कही जाएगी। और बात कर रहे थे उस सवाल की जो मेरे काबिल दोस्त ने उठाया कि बंदी का बाप मरना चाहता था,
वह लोगों से गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगता था। और तो और जब बंदी उसकी हत्या कर रहा था तो उसने अपने बचाव की कोशिश नहीं की। अरे जज साहब, ये कोई नई बात नहीं है। संसार में लोग दुखी होकर मौत मांगते हैं। अरे अगर किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है तो वो भी छाती पीट पीट कर बिलख कर मौत मांगती है। यदि लोग उसे उस समय मौत दे दें तो मुझे नहीं लगता कि यह विरोध करेगी। पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उसकी हत्या कर दें। जज साहब, समय सभी दर्दों का सबसे बड़ा इलाज, और दर्द दर्द है, चाहे वह कैंसर के घाव का हो या जवान बेटे की मौत का। अगर समाज इस तरह दर्द से घबराने लगा तो ना जाने रोज कितनी आत्महत्याएं होगी, चारों ओर कत्लेआम मच जाएगा। जज साहब, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं? बताइए जज साहब। जज साहब, मामला एकदम साफ है। जिस रात हत्या हुई उस रात बंदी शराब के नशे में धुत था। वह जैसे ही घर पहुंचा उसके बाप ने उससे पूछा कि क्या वह दर्द कम करने का इंजेक्शन लाया है। इस बात पर बंदी उस पर भड़क उठा। दोनों में कहासुनी हो गई। जज साहब, बात यहां तक पहुंच गई कि बंदे ने आज देखा ना ताव देखा और उसी समय बड़ी बेरहमी से गला घोटकर अपने बाप की हत्या कर दी। जज साहब, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि इस मामले को भावनाओं के तराजू में तोलने के बजाय कानून और व्यवस्था के तराजू में तोला जाए। मुजरिम बंदी व भगत राम पर ताजिरत हिंद की दफा 302 के तहत कत्ल का जुर्म कायम किया। That's all, Your Honor. पर आज हम खुश हो गए। आज कम से कम इच्छा मृत्यु को लेकर तुमने सवाल तो उठाया। अरे कैंसर के हजारों मरीज रोज मेरी बाप की तरह तड़प तड़प कर मौत मांगते हैं, पर इस कानून के डर से लोग चाहकर भी उन्हें मौत नहीं दे पाते। कैंसर की बीमारी में मेरे बाप की हालत कैदी की तरह हो गई थी, जिसे फांसी तो दे दी गई हो, पर ये ना बताया हो कि फांसी होगी कब। अजी मैं पूछता हूँ, फांसी आज हो चाहे 10 दिन बाद, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमें आज भी वो दिन अच्छे से याद है। हम घर लौटे जरूर थे, और माँ कसम शराब की एक को बूंद नहीं पिए थे, एक को बूंद। अरे साहब, शराब तो क्या, हमारे पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं था। साहब, कैंसर की बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। इस बीमारी में हमारी औरत के गहने बिक गए, घर के बर्तन बिक गए, मेरी नौकरी चली गई, और तो और हमारे सर पर 50,000 का कर्ज चढ़ गया। पर इस साला बाप का दर्द तक ही चाहता ही नहीं है। अजी हम तो उसको बंबई भी लेकर गए, पर साला कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा बाप हर समय बस चीखता था, चिल्लाता था, कहता था मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे मरना है। अरे अंत में तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन लिए बिना नींद नहीं आती थी। पर मुझ करीब के बाद इसने पहले कहा कि मैं उसे इंजेक्शन खरीद दूं। साहब, जिंदगी बेरहम हो तो हो, यहाँ तो मौत बेरहम हो चली थी। हम जब उस दिन घर लौटे तो हमारे बाप ने हमसे पूछा, इंजेक्शन लाया है, इंजेक्शन लगेगा? और मेरे मना करते ही
मेरा बाप चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, बोलने लगा बेटा इंजेक्शन दो या मौत दो, इंजेक्शन दो या मौत दो। मैं इंजेक्शन तो नहीं दे सकता था और उसे मौत तो दे ही सकता था ना। और इसी बीच में जाने कब मेरे हाथ उसके गले की ओर बढ़ गए और मैंने अपने बाप का गला दबाकर मैंने अपने बाप को मार दिया मैंने अपने बाप को।